बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 31 किस्तें सुन चुकी हैं और अब 32 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हारी कोई जल्दबाजी हमारा प्रोग्राम फेल कर सकती है और हम सब की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल सकती है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करूँगा। यही हम सब के हक में बेहतर होगा। अब मुझे इजाज़त दो, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। वो तेज़ी से खला में गायब हो गया। मैं सिनसिनीखेज़ निगाहों से उसे देखता रहा। फिर उसने नीचे से फर्श खटखटा कर ढक्कन बंद कर दिया और बोला, इसकी पूरी हिफाजत करो। मैंने तख्ता उसकी जगह पर रख कर शगाफ को बंद कर दिया और जब हर आवाज़ मालूम हो गई तो लंबा होकर फर्श पर लेट गया। एडलर के बारे में इंकशाफ बड़ा असाब शिकन साबित हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ मुसरत अमेज भी था। मैं तो उस शख्सियत की हिफाजत नहीं कर सका था, लेकिन उसने खुद ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया। कितनी अनोखी शख्सियत का मालिक था वो। शुरू से आखिर तक चिड़चिड़ी तबीयत का मालिक और बददिमाग बनकर हमारे सामने रहा था। हमारे वहम गुमा में भी नहीं था कि वो इतनी अहम शख्सियत होगी। बलाशुबा वो गैर मामूली जहानत का मालिक था। अगर ना होता तो शक से बालातर ना होता। बहरहाल ये ख्याल भी सुकून बख्श था कि जब वो मीटिंग में शरीक होगा तो तंजीम को मुझ पर पड़ने वाली मुसीबतों का पता चल जाएगा। मुमकिन है वो लोग मेरी रिहाई का बंदोबस्त करें। मुझे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं ख्यालों में नींद ने मुझे आ लिया। बकिया रात पहली रात की बनिस्बतन पुरसुकून गुजरी। मैं गहरी नींद सोया और दूसरे दिन काफी दिन चढ़े उठा। शायद कुछ देर और सोता, लेकिन बैरक का दरवाजा खुलने और बहुत सी आवाजों के शोर ने मुझे जगा दिया। दरवाजा खुला तो तेज रोशनी अंदर आ गई और मैंने आंखें खोल दी। सबसे पहले ओलिव हावर्ड पर नजर पड़ी। वो एक लंबे ओवरकोट में मलबूस, सर पर चौड़े छज्जे वाला फ्लैट हैट लगाए मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आया। ओह मिस्टर अली, आराम फरमा रहे हैं? मैं आपसे मिलने आया था। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं उठकर बैठ गया और निहायत नरम खलीक अंदाज में उसकी इस मिजाज पुरसी का शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगा, बात यह है मिस्टर अली के आर्जी तौर पर यह फैसला किया गया है कि आपको अभी कुछ अर्सा यहीं रखा जाए। दरअसल आपके लिए मैं अब तक कोई सही और हतमी फैसला नहीं कर पाया, क्योंकि आपके साथ मेरे हिसाब किताब की फहरिस्त बहुत तवील है। मैं बिलाशुबा इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मेरी इस पेशा वराना जिंदगी में बहुत से लोगों से आमना सामना हुआ है जो सभी आला कारकर्दगी के मालिक थे और जिन्होंने मुझे काफी कुछ करने पर मजबूर किया था। लेकिन मिस्टर अली, अमेरिका से आप जिस तरह लंदन पहुंचे और जिस तरह आपने अपनी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज किया, इसके लिए मैं सच्चाई से कह सकता हूं कि मैंने बेशुमार रातें आपके लिए जाग कर काटी हैं। इन रातों में मैंने जरूरत से ज्यादा सिगार फूंके हैं, शराब के गिलास खाली किए हैं। गोया मैं आपकी वजह से गैर मामूली परेशान रहा। बात सिर्फ मेरे फराइज की बजा आवरी की नहीं थी, बल्कि मेरी आन और मेरे वकार का मसला था। मैंने तहिया कर लिया था कि चाहे आप दुनिया के किसी भी गोशे में हों, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मैं आप पर काबू पाने में कामयाब हो ही जाऊंगा। अब मेरे लिए आसान तरीका तो यही है कि मैं आपको अमेरिका, इसराइल की हुकूमतों के हवाले कर दूं और सुरखरुई का तगमा अपने सीने पर सजा कर वापस अपने कामे में मसरूफ हो जाऊं। लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूँ। ऐसे खतरनाक लोगों से जो मुझे चैलेंज कर चुके हों और मुझे ज़हनी कोफ्त भी पहुंचा चुके हों, उनसे पहले अपना हिसाब साफ करता हूँ, उसके बाद दूसरों की फिक्र करता हूँ। चुनांचे मैंने फैसला किया है कि आपको भी अभी ना तो हुकूमत के हवाले करूँ ना यहूदी हुकूमत के। उन्हें आपकी ज़ात से बेपनाह नुकसान पहुंचे हैं और वो आपको पाती मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन मैं आपके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहता हूँ और देखना ये चाहता हूँ कि मेरी गिरफ्त में आने के बाद आपकी सलाहियतें कहाँ तक हैं और कितना आपके काम आती हैं। कहने का मकसद ये है कि कुछ अर्सा आप यहीं आराम करें। मैं अपना एक काम खत्म करके वापस आऊँगा तो उसके बाद हम एक दिलचस्प खेल खेलेंगे। उसका थोड़ा सा खाका बता दूं मैं आपको फरार होने का मौका दूंगा। आपको इस तरह की आसानियां फराम करूंगा कि आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उसके साथ साथ आपके रास्ते भी बंद कर दूंगा। अपनी सलाहियतों को आजमाऊंगा। अगर आप मेरे मुतय्यन करदा इलाके से निकल गए मिस्टर अली, तो हमारा और आपका हिसाब खत्म। उसके बाद अगर दोबारा आपकी गिरफ्तारी के अहकामात मुझे मिले तो मैं नए अंदाज से काम करूंगा, और अगर ना मिले तो आप आज़ाद होंगे। क्या ख्याल है, कैसा खेल रहेगा ये? वैसे मैं बता दूं आपको मिस्टर अली कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। मुकाबला सिर्फ मेरे और आपके दरमियान होगा। मैं बैरूनी वसाइल से काम नहीं लूंगा। इस तरह दरअसल मैं खुद अपना इम्तिहान लूंगा। अगर मैं आपको फरार होने से बाज रखने में कामयाब हो सका तो समझूंगा कि अभी मेरी सलाहियतें नामुकम्मल हैं। मैं अपने आप को मजीद तरबियत के लिए पेश करूंगा। समझिए आप, ये मेरा आखिरी फैसला है। ओलिव हावर्ड टहल टहल कर बड़े मुतमईन अंदाज में ये लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा था। उसके चेहरे से भरपूर तमानियत आया थी। आंखों में वही शैतानी चमक नाच रही थी जिसे देखकर मैंने महसूस किया था
कि यह दुनिया का माना हुआ खबीस है। इस वक्त मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो फर्श के कटे हुए तख्ते के आसपास टहल रहा था। कई बार उसका पाँव उस टखने पर पड़ते पड़ते बचा था, ताहम मैंने अपने चेहरे से किसी किस्म का इज़्तिराब जाहिर नहीं होने दिया। उसने मुझसे पूछा कि इस सारे प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर अली। मैंने पहली बार होंठ हिलाए और मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर हावर्ड, मैंने कभी आपको कमतर नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि आप हुकूमत अमेरिका के एक खास महकमे में एक अहम ओहदे पर फायद हैं। जाहिर है कि ऐसा शख्स मामूली हैसियत का हामिल तो नहीं हो सकता। इसके पहले मैं जो कुछ करता रहा हूँ इसमें मुझे कामयाबी नसीब हुई। अब अगर कामयाबी आपको नसीब हो जाए तो तकदीर के लिखे को कैसे मिटा सकता हूँ मैं। जाने से कबल आपसे कुछ और सवालात करना चाहता हूँ मिस्टर अली। क्या आप मुखलसाना तौर पर मुझे उनका जवाब देंगे? ये तो सवालात की नोयत पर मुनसर है। मैंने जवाब दिया, अमेरिका में आपके मददगार कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने इंतहाई जांफशानी से काम लेते हुए सान फ्रांसिस्को से हॉलीवुड लॉस एंजल्स में आपको इमदाद पहुंचाई? आप सिर्फ कानून के तालिब इल्म थे। मैंने आपके बारे में पूरी मालूमात हासिल की है मिस्टर अली। यूं समझे कि अपने बचपन से लेकर जवानी तक के वाकयात आपके ज़हन से निकल चुके होंगे, लेकिन मेरे पास उनकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है। मैं इस रिपोर्ट पर मुतहयर भी हुआ हूँ क्योंकि इसमें कहीं भी मुझे आपकी मुजरबाना तरबियत का निशान नहीं मिलता। यानी जराइम आपकी ज़िंदगी में कभी दाखिल नहीं हुए। फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि कानून का एक ज़हीन तालिब इल्म जो अपना शानदार तालीमी रिकॉर्ड रखता है जराइम की दुनिया में इस कदर कामयाब हुआ? आखिर इसकी वजह क्या है? मिस्टर हावर्ड, जिसे आपने जराइम की दुनिया कहा है वो सिर्फ एक मकसद का हुसूल था जिसने मुझे अमल की जानिब राग़िब किया। जब आपको मेरे बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं तो आपको ये भी इल्म होगा कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुसलमान घराने से है जहाँ दीन व मज़हब को तमाम दुनियावी चीज़ों पर मुकद्दम समझा जाता है। आपको ये भी ज़रूर मालूम होगा मिस्टर हावर्ड कि जब भी हम पर कोई बैरूनी कुव्वत मुसल्लत हुई तो हमने ज़िंदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और अपनी हर सांस को एक मकसद बना लिया। इंसान जब अपने वजूद को किसी मकसद, किसी मिशन के सुपुर्द कर दे तो उसकी ज़ात में वो तमाम सलाहियतें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं जो उसे कठिन से कठिन हालात में अमल पजीर रखती हैं। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, चलो ठीक है, मैंने मान लिया और दिल से मान लिया क्योंकि माजी इस बात की गवाही देता है। लेकिन तुमने मेरा वो सवाल गोल कर दिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने अमेरिका में तुम्हारी मदद की? मिस्टर हावर्ड, जाहिर है ये बात आपके इल्म में आ चुकी है कि मैं कानून का एक बेबस तालिब इल्म था। एब्रन हाल में जो कुछ कहा जा रहा था वो गलत था और मैंने उसे तस्लीम नहीं किया और हकीकत हाल खुलकर बयान कर दी। उसके बाद मेरी मिली गैरत को ललकारा गया। यहूदी नौजवानों ने शर्मनाक तौर पर मेरी एक हम वतन लड़की को कत्ल कर दिया। उस कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक जज्बा था। उस जज्बे की तकमील के दौरान मुझे कुछ लोगों से मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन वो लोग काबिले जिक्र नहीं हैं। हावर्ड के माथे पर बल पड़ गए। बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, गलत कह रहे हो। ओलिव हावर्ड के पंजे से किसी का निकल जाना आसान बात नहीं। मैं जानता हूँ कि कौन लोग तुम्हारे पुष्टपनाह थे, लेकिन अफसोस मैं उनके बारे में ठोस सबूत हासिल नहीं कर सका। तुम अगर उनका नाम नहीं लेना चाहते तो ना लो, लेकिन मेरा दावा है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे खेल में नाकाम बनाकर मौत के घाट उतारूंगा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे हमसफर होंगे। मेरे इस अहद को याद रखना। हावर्ड की आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी। कोशिश के बावजूद वो अपने जोश को नहीं दबा सका था। उसकी मुठ्ठियां भिंची हुई थी और कदमों में दमक पैदा हो गई थी। दफबतन मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। उसका पांव तख्ते के कटे हुए हिस्से पर पड़ गया। तख्ता एक तरफ नीचे झुक गया और वो साकत खड़ा रह गया। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। उसने खूनी निगाहों से मुझे देखा और फिर फर्श पर बैठकर तख्ते को देखने लगा। ओ माय गॉड, फरार! इतनी जल्दी, इतनी तेजी से ये सब कुछ हुआ? वो गला फाड़ कर चिल्लाया और अपने आदमियों को पास बुला लिया। चंद लम्हों में चुकोर शिगाफ पर से तख्ता हटा लिया गया। हावर्ड ने इस खला में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अपने चौड़े चकले बदन की वजह से वो इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। तब उसने चीख कर अपने आदमियों से कहा, इसमें उतर जाओ और बाहर निकलने की जगह तलाश करो। चंद दुबले पतले आदमी यके बाद दीगरे शिगाफ में नीचे उतर गए। मेरे असाब पथरा गए थे। अपने आप को तो मैं हर तरह के हालात के लिए तैयार रखता था, लेकिन मुझे दूसरों की फिक्र थी। वो बेचारे मेरी वजह से फंस गए थे, जो न जाने कब से यहाँ से फरार की कोशिशों में मसरूफ थे। हावर्ड शदीद गुस्से से कपकपा रहा था। उसकी आंखें मुझ पर अंगारे बरसा रही थी। फिर उसने गर्रा कर अपने आदमियों से कहा, इस तख्ते को काटने की आरी तलाश करो। सब लोग इस काम में लग गए। ये मेरी और मेरे मददगार दोनों की गलती थी कि हमने काम खत्म होने के बाद आरी कहीं फेंक नहीं दी थी। वो इतनी छोटी सी चीज भी नहीं थी कि उसे तलाश न किया जाता। चंद मिनटों में आरी हावर्ड को पेश कर दी गई, खास तौर से बनाई गई है। उसने आरी को गौर से देखते हुए कहा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची मिस्टर अली? इस सवाल को भी अपने हिसाब के खाते में डाल लो।
इकट्ठे हिसाब किताब हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे मददगार बने? हावर्ड बोला, एक सियारे से आए थे, मैंने कहा और मैं हंस पड़ा। हावर्ड ने मेरे तमस्कर का फौरी जवाब नहीं दिया और शगाफ में झांक कर चिल्लाया, क्या तुम लोग फना हो गए? नीचे क्या है? जमीन और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं सर, नीचे से जवाब मिला। हावर्ड की पेशानी पर शिकने उभर आई। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा, नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। तुम जैसा ज़हीन इंसान इतनी कच्ची कोशिश नहीं कर सकता। बैरक के फर्श से निकलकर भी तुम कैद खाने के अहाते तक महदूद रहते। बहुत से कैदी खुले फिरते हैं, कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। फिर तुम्हारा प्लान क्या था? आखिर आरी कहाँ से आई, और वो भी मकामी? वो अपने मातहतों की तरफ मुड़ा। जाओ, पाल, गर्दश और ग्रेफन को बुला लाओ। कुछ आदमी बाहर दौड़ गए। ज्यादा देर नहीं लगी, कैद खाने का इंचार्ज अपने नायब के साथ आ गया। ये आरी, ये शगाफ, क्या कहते हो इस बारे में? हावर्ड ने उनसे पूछा। दोनों हैरान रह गए। फिर पाल ग्रोश खला में उतर गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो ऊपर आया और बोला, कोई अंदाजा नहीं होता सर। उसके लहजे में परेशानी झलक रही थी। कैदियों में चीनी बाशिंदों को तलाश करो, उन्हें यहाँ से मुंतकिल कर दो, बल्कि बेहतर होगा कि आईदोश के हवाले कर दो। और याद रखो, यह मेरी अमानत है जो तुम्हें मेरे हवाले करनी है। यस सर, पाल ग्रोश ने जवाब दिया। हावर्ड एक झटके से मुड़कर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब वो एक लम्हे के लिए रुका और गजदार आवाज में बोला, कोई तशद्दुद नहीं होगा, सिर्फ हिफाजत की जाए। फिर बाहर निकल गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सुरंग दरियाफ्त नहीं हो सकी थी। मेरे दिल से यही दुआ निकली थी कि सुरंग का पता न चल सके, वरना वो बेचारे मारे जाएंगे। रवैया बदल गया। पाल ग्रोश हावर्ड के साथ ही निकल गया था, लेकिन उसका नायब ग्रिफिन वहीं मौजूद था। उसने मेरा गिरबान पकड़कर कहा, आरी कहाँ से हासिल की तुमने? आसमान से टपकी थी। आसमान समझते हो? मैंने छत की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। ग्रेफिन के जबड़े भिंच गए थे। उसने मुझे एक जोरदार झटका देकर गिरबान छोड़ दिया और अपने आदमियों से बोला, इसके हाथों और पैरों में जंजीरें डाल दो, इतनी वजनी जंजीरें कि हिल भी ना सके, और फिर इसे 11 में मुंतकिल कर दो। उसके हुक्म की तामील हुई। जंजीरें वाकई बहुत वजनी थी और इसी हालत में मुझे बैरक नंबर 11 में लाया गया, जो सर्च टावर और कैद खाने के दरवाजे के बिल्कुल करीब थी। गोया वो मुझे खतरनाक समझकर अपने से करीब तर रखना चाहते थे। मेरे हैरत अंगेज मोहसिन एडलर ने मेरे हाथों गुनागो तकलीफें उठाने के बावजूद मेरे लिए आसानियां फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन बस ये तो तकदीर के खेल होते हैं। तकदीर को ये गुआरा नहीं था। हावर्ड के बारे में नहीं मालूम हो सका कि वो यहीं है या चला गया, लेकिन ख्याल था कि कमबख्त जब तक मुझसे दूर रहेगा मेरे बारे में तशवीश में मुबतला रहेगा और सोचता रहेगा कि कहीं मैं फरार तो नहीं हो गया। ये ताज़ियाने उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे होंगे। सारा दिन गुजर गया। आज मुझे खाने पीने के लिए भी नहीं दिया गया था। कोई और बात भी नहीं मालूम हो सकी। मेरे कान आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा रहे थे। बस यही ख्याल था कि कहीं वो सुरंग न दरियाफ्त हो जाए। यकीनन सुरंग बड़ी मेहनत से बनाई गई होगी। ज़मीन की सतह में शगाफ डालने के बावजूद उसे असल हालत में रहने दिया गया होगा, वरना उसके बारे में फौरी अंदाजा हो जाता। जाते जाते हावर्ड मुझ पर एक एहसान भी कर गया था, यानी तशद्दुद न करने की हदायत, वरना मैं जानता था कि इस किस्म के कैद खानों में क्या क्या होता है। रात हो गई। झींगुरों का मुसलसल शोर उभरने लगा। कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं थकन से निढाल होकर फर्श पर लेट गया। ख्यालात का हजूम ज़हन पर यलगार करने लगा। ये ख्याल तन्हाइयों के बेहतरीन साथी होते हैं। अगर किसी तन्हा इंसान के पास ख्यालात का सरमाया भी ना हो तो वाकई सांस लेना दो भर हो जाए। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। दफातन बाहर से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बैरक का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। 4-5 बावर्दी आदमी अंदर दाखिल हुए। उनकी वर्दियां सफ़ेद थी। सबके हाथों में राइफलें थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका ताल्लुक इस कैद खाने से नहीं था। फिर उनके अकब से एक लंबा तिरंगा आदमी नमूदार हुआ और उसके हाथ में रिवाल्वर था। उसने आगे बढ़कर रिवाल्वर की नाल मेरी कनपटी पर रख दी। उठो, मुझे उठने के लिए सहारा दरकार होगा। तुम ये वजनी जंजीरें देख रहे हो, मैंने कहा। वो पीछे सर घुमाकर बोला, जंजीरें खोलो। ग्रेफिन आगे आ गया और उसने मुझे इन वजनी जंजीरों से निजात दिलाई। मैं इस दौरान में इस लंबे तिरंगे नवाद का जायजा लेता रहा। मेरे जहन में हावर्ड के अल्फाज गूंज रहे थे, इसे आईदोश के हवाले कर दो। ये आईदोश क्या बला है, ये नहीं मालूम था, लेकिन अंदाजा हो गया था कि ये शख्स इसी सारे सिलसिले की कोई कड़ी है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे हाथों में नई हथकड़ी डाल दी। सुनो, मैं जरा मुख्तलिफ आदमी हूँ। अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारी दोनों टांगों में गोलियां मारकर तुम्हें हमेशा के लिए अपाज बना दूंगा। नए दोस्त की हदायत सर आंखों पर। मैंने मुस्कुराकर गर्दन खम कर दी। चलो, उसने अपने आदमियों से कहा और बदतरीन लोग मुझे धक्के देते हुए बैरक से बाहर निकाल लाए। बैरक के बिल्कुल करीब खड़ी हुई एक वैन देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब ये मुझे यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं।
बहरहाल इनके इशारों पर मैं अब खामोशी से वैन में बैठ गया। वैन में 2 खिड़कियां दोनों तरफ बनी हुई थी जिनमें मजबूत फौलादी जालियां नस्ब थी। मैं इन खिड़कियों से बाहर के मनाजर देख सकता था। बैरकें खामोश थी, सर्च टावर की रोशनियां गर्दिश कर रही थी और मुसल्ला पहरेदारों की टोलियां गश्त करती नजर आ रही थी। राइफल बरदार मेरे इर्द गिर्द सीटों पर आ बैठे। फिर वैन स्टार्ट होकर चल पड़ी। कैद खाने के बड़े फाटक से निकलने के बाद उसकी रफ्तार काफी तेज होगी। खिड़कियों के दूसरी तरफ होलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तारीकी की वजह से बाहर के मनाजर निगाहों से रोपोश थे। कुहर की धुंध सी छाई महसूस होती थी। चूंकि इन जालियों पर शीशे नहीं लगे हुए थे, इसलिए सर्द हवाओं के थपेड़े बदन को लरदा रहे थे। इतराफ में बैठे हुए आदमी भी सर्दी का शिकार थे। वैन उसी रफ्तार से मुसलसल 1 घंटे तक सफर करती रही। फिर कुछ रोशनियां नजर आईं। गालबन आबादी आ गई थी। वैन उसी रफ्तार से दौड़ती हुई आबादी में दाखिल होगी। यहाँ जिंदगी का वजूद मिलता था। हर चंद के बाजार वैरान थे, सड़कें सुनसान थी, लेकिन कहीं कहीं रेस्तोरां खुले नजर आ रहे थे और उनमें बजते ऑर्केस्ट्रा की आवाजें कानों को छूती हुई गुजर जाती थी। इस तमाम सफर के दौरान किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर सफर का इख्तिताम हो गया। गाड़ी एक बड़े से लकड़ी के फाटक से अंदर दाखिल होकर इमारत के अहाते में रुक गई। मेरे नजदीक बैठे लोग नीचे उतर गए। फिर उन्होंने मुझे नीचे आने की दावत दी। हाथ पांव सर्दी की वजह से बेजान हो रहे थे, लेकिन कोशिश करके मैं नीचे उतर आया। वो लोग मुझे लिए हुए एक कमरे में दाखिल हो गए जो बाहर की निस्बतन खासा गर्म था। यहाँ बल्ब रोशन था। एक बोसीदा सी मेज और 4-5 कुर्सियां पड़ी हुई थी। दीवारों पर चंद तस्वीरें अवेजा थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मेज के पीछे एक स्याहफाम शख्स बैठा हुआ था। मुझे अंदर ले जाने वालों ने एड़ियां बजाई और वो शख्स मुझे घूरने लगा। फिर उसने मकामी जबान में मुझे लाने वालों से कुछ पूछा, जिसके जवाब में वो जल्दी जल्दी उसे मेरे बारे में बताने लगे। वो शख्स इनकी बातें सुनता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारा नाम अली यार खां है? उसने अंग्रेजी में पूछा। हाँ। स्पेनिश जबान जानते हो? नहीं। हमारे बारे में कुछ मालूमात रखते हो? नहीं। ये आईदोश डिपार्टमेंट है। मुजरमों और खतरनाक लोगों को सुधारने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे जराए हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं। अमूमन वो मुजरम हमारे सुपुर्द किए जाते हैं जिनके बारे में खदशा होता है कि वो फरार होने की कोशिश करेंगे या कोई और हरकत। हम ऐसी हरकतों को नाकाम बनाने के माहिर हैं। तुम्हारे बारे में जो मुख्तसर रिपोर्ट मेरे पास है उसके तहत यही अंदाजा होता है कि तुम एक खतरनाक इंसान हो। मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। फरमाइए जनाब। हमारे पास जो लोग आते हैं उनसे हमारी जाती दुश्मनी हरगिज नहीं होती। दुश्मनी का आगाज उनके रवैये से होता है और उसके बाद हम दुश्मनी निभाना जानते हैं। जब तक हमारे मेहमान हो, ख्याल रखना कि अपने लिए खुशगवार माहौल पैदा करना तुम्हारा काम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। शुक्रिया। नाम से एशियाई मालूम होते हो। हाँ, एशियाई हूँ। तुम्हें यहाँ और भी एशियाई मिलेंगे, उनसे तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन खबरदार कोई मंसूबा बंदी करने ना बैठ जाना। नतीजे से तुम्हें आगाह कर दिया गया है। फिर ना कहना कि बेखबरी में मारे गए। चलो इसकी हथकड़ियां खोल दो और इसे 7 नंबर पहुंचा दो। दूसरे लम्हे मेरी हथकड़ियां खोल दी गईं। वो शख्स दोबारा नजर नहीं आया था जो मुझे कैद खाने से साथ लाया था। ये कोई बाकायदा जेल थी। बैरकों में कैदी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। मुसल्ला गार्ड अपनी ड्यूटी पर अलर्ट थे। उन्होंने रुक रुक कर गहरी निगाहों से मुझे देखा था। मुझे एक लंबी बैरक के करीब ले जाया गया। उसके बाहर 2 मुहाफिज मौजूद थे। उन्होंने मुझे ले जाने वालों से मकामी जबान में मेरे बारे में चंद सवालात किए और फिर उनमें से एक ने बैरक का ताला खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। काफी लंबी बैरक में सिर्फ 2 आदमी फर्श पर सो रहे थे। कोने में एक स्टूल पर लालटेन जल रही थी। अंदर का जायजा लेने के बाद मैंने एक ठंडी सांस भरी और उसके कोने की तरफ बढ़ गया जहां बोसीदा और पुराने कंबलों के ढेर लगे हुए थे। मैंने उनमें से 3 कंबल निकाले और उन दोनों आदमियों से थोड़े फासले पर 2 कंबल फर्श पर बिछाए और एक ऊपर लेकर उसमें दुबक गया। तवील अरसे तक आजाद और शानदार जिंदगी गुजारी थी और अब इस नई जिंदगी के भी रंग निगाह में आ रहे थे। कंबल में घुसकर काफी हरारत मिली और बिगड़ी हुई हालत संभलने लगी। सोचों के दहाने खुल गए, लेकिन मैंने कुव्वत इरादी से काम लेकर कोई ऐसी सोच ज़हन पर तारी नहीं होने दी जो परेशान कुन होती। हाँ, मैं इस नई जगह के बारे में जरूर सोच रहा था। आईदोश के बारे में सोच रहा था। यकीनन कोई ऐसी जगह होगी जिसे साबका कैद खाने से मेरे लिए ज्यादा महफूज समझा गया, या फिर यह भी मुमकिन है कि यह अंदाजा कर लिया गया कि वहां मेरे कुछ हमदर्द मौजूद हैं। आरी का मामला जरूर इनके ज़हनों में अटका हुआ होगा। हालात से पूरी तरह वाकिफ हुए बगैर कोई कदम उठाना बेवकूफ़ी ही थी। भूख परेशान कर रही थी, लेकिन इस वक्त इसे बहलाने के अलावा और कोई चाराकार नहीं था। चुनाचे घुटनों में सर दे के सोने की कोशिश करने लगा और न जाने कब इसमें कामयाबी नसीब हुई। दूसरी सुबह उस वक्त जागा जब एक पुरकैफ खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो गरम गरम चाय का एक कप मेरी नाक से छू गया।
उसकी तपई से नाक के सरे को कुछ जलन सी हुई। ये कप एक अच्छे तनोतोश के सफेद फार्म के हाथ में था। उसने दूसरा हाथ उठाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन चाय ठंडी होकर बेमजा हो जाती है और ये कमीने इसे दोबारा हरगिज गर्म न करते। मैंने आंखें खोलकर उसे पहचानने की कोशिश की, फिर यकायक मुझे याद आ गया ये उन दो आदमियों में से एक था जिन्हें रात को मैंने कंबल ओढ़ते हुए सोते पाया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। शुक्रिया, चाय वाकई ठंडी होकर बेमजा हो जाती है, लेकिन खाली चाय? ये बस चाय है, नाश्ता 10 बजे मिलेगा। उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। फ्लूर टी? मैंने खुश जायका चाय का घूंट भरते हुए कहा। बेड टी? इसलिए नहीं कह सकते कि हम बेड पर नहीं हैं, उसने जवाब दिया और मैं हंस पड़ा। गुड, वेरी गुड, अब तुम भी करीब आ जाओ, ये हंस रहा है और कोई खतरा नहीं, उसने दूसरे आदमी से कहा। वो भी उठकर हमारे पास आ गया। ये 100% मशरकी था, शायद मेरे ही वतन का बाशिंदा हो। इस जेल खाने के बावर्ची बहुत सलीकामंद है, वरना इतनी उम्दा चाय तो बाज होटलों में भी नहीं मिलती। सफेद फार्म ने कहा। मेरा नाम अली यार खान है, मैंने चाय का खाली कप जमीन पर रखते हुए कहा। मेरा नाम रिचर्ड रिमेंगटन है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें सिर्फ खान कहूंगा, इसलिए तुम अगर चाहो तो मुझे रिचर्ड कह सकते हो। ये भी तवील मालूम हो तो सिर्फ रिची कह लो। ये सद यूं भी मुझे रिची कहता है। अरे हाँ मिस्टर रसी, तुम भी तो मिस्टर खान से अपना तारुफ कराओ। मेरा नाम दासदेव है मिस्टर अली यार खान, ताल्लुक हिंदुस्तान से है, पटना का रहने वाला हूँ। क्या आप भी? मैं पाकिस्तानी हूँ, कसूर का रहने वाला। हम दोनों आंख खुलते ही तुम पर ये रिसर्च करने लगे थे। मैंने तुम्हें एक निगाह में देखते हुए कह दिया था कि तुम अपने ही इलाके के हो। वासुदेव ने कहा। हाँ, रात को तुम दोनों सो रहे थे। तुम किस वक्त आए थे? गालबन 1:30 या 2 बजे का वक्त होगा। ओह, उस वक्त तो मैं मैरी सिंगल्टन के साथ रक्स की महफिल में शरीक था और मिस्टर सार्त्रे हम दोनों को देखकर शिद्दत गज़ब से पागल हुए जा रहे थे। रिचर्ड ने कहा। ये मैरी सिंगल्टन कौन है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने 8 साल से नहीं देखा, तो तुम कहाँ देख लेते? 8 साल पहले वो पेरिस में थी, रिचर्ड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। फिर भी तुम उसके साथ रक्स कर रहे थे, इससे मुझे कौन रोक सकता है? मेरे ख्वाब सिर्फ मैरी से ही मंसूब होते हैं। तुम भी ख्वाब देखते हो? मैंने वासुदेव से पूछा। कभी कभी, लेकिन मैं रक्स नहीं करता। जब भी ख्वाब देखता हूँ हफ्तों अफसुर्दा रहता हूँ, वासुदेव ने जवाब दिया। अब ये तुम्हें पैड की कहानी सुनाएगा, अपनी सौतेली माँ के बारे में बताएगा जिसने इसे घर से निकलवा दिया था और बुरे रास्तों पर आने के लिए छोड़ दिया था। रिचर्ड ने उंगली उठाकर कहा। नहीं रिचर्ड, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये कहानियां मेरी आंखों में ख्वाब जगा देती हैं। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बल्कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कैद करने के लिए ये जगह मुंतखब की। क्या तुम्हारा सफर भी आईदोश जाकर खत्म होगा? रिचर्ड ने सवाल किया। आईदोश? हाँ शायद, लेकिन बदकिस्मती से मैं आईदोश के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की हैं। हमें वहीं भेजा जाएगा जब भी तो हम लोग यहाँ ऐश कर रहे थे, वरना दूसरे कैदियों की तरह सुबह सवेरे उठकर काम से लग जाना पड़ता। कमाल है, मैं इसी जगह को आईदोश समझा था। इसके अलावा मेरे साथ कुछ इस किस्म की गुफ्तगू भी की गई जिससे अंदाजा होता था कि वह लोग मुझे यहीं रखने का इरादा रखते हैं। मसलन ये कि यहाँ से फरार होने की मंसूबाबंदी ना करना, वरना नुकसान उठाओगे, और जब तक हमारे मेहमान हो सुकून से रहना। रिचर्ड ने कहा। बिल्कुल यही। तब मुबारकबाद वसूल करो, तुम भी आईदोश ही भेजे जाओगे। जिन लोगों को यहीं रखा जाता है उनके साथ इनका रवैया मुख्तलिफ होता है। रिचर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा। मेरे ज़हन में हावर्ड के अल्फाज गूंज रहे थे। वो हालात गर्दिश कर रहे थे जिनके तहत मुझे पहले कैद खाने से यहाँ मुंतकिल किया गया था। बहरहाल अब इन बातों में सर खपाने से कोई फायदा नहीं था। 2 दिलचस्प साथी मिल गए थे जिनकी वजह से वक्त उम्दा तौर पर कट सकता था। हम तीनों ही बैक वक्त खामोश हो गए थे। नया सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए शायद हम मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहे थे। मान, रिचर्ड ने कहा, कैद खानों के चंद उसूल होते हैं मिस्टर खान। मसलन जब नए कैदी एक दूसरे से मिलते हैं तो तारुफ के 2 तरीके होते हैं। अगर वो चिड़चिड़े और बदमिजाज होते हैं तो इब्तदा लड़ाई झगड़े से होती है, घूंसेबाजी होती है, उठा पुटक होती है, और उसके बाद हार जाने वाला कैदी या तो कीना दिल में लेकर खामोश रहता है या फिर दूसरे कैदी की बर्तरी तस्लीम कर लेता है और उसकी खिदमत पर मामूर हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर मिजाजन सब अच्छे हों तो फिर एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हम तीनों ही खुश मिजाज हैं, चुनाचे एक दूसरे को अच्छी तरह जानने समझने की इब्तिदा होनी चाहिए। मैं इस सिलसिले में पहल करता हूँ। तो मैंने बता दिया है कि मेरा नाम रिचर्ड रिमेंगटन है, मसलन फ्रांसीसी हूँ। हालात ने तालीम मुकम्मल नहीं करने दी, कुछ और बनना चाहता था, लेकिन ज़रूरत ने गलत रास्ते पर डाल दिया। इब्तिदा चोरी चुकारी से की, फिर चंद बैंक लूटे और उसके बाद मेरे हाथ से 2 कत्ल हो गए। कत्ल करने के बाद इंसानी जिंदगी बेवकूफ़ सी महसूस होने लगी।
और उसके बाद मैंने अपना काम जरा ज्यादा ढिठाई से करना शुरू कर दिया। नतीजन मेरे हाथों से कत्ल होने वालों की तादाद 7 हो गई। मैरी सिंगलिंटन अगर दरमियान में ना आती तो शायद ये सिलसिला यूं ही जारी रहता। मिस्टर सार्त्रे साहिब इख्तियार आदमी थे और मैरी उन्हीं के पुरस्कारों में से थी। उन्होंने उसे मेरी जानिब मोबाइल देखा तो मेरा कांटा निकालने की ठानी और अपने एक सरकारी ओहदेदार बेनोई के जरिए मेरे बारे में तहकीकात कराना शुरू कर दी। मकसद उनका सिर्फ ये था कि किसी तरह मैरी को मुझसे बदजन कर दिया जाए। लेकिन जब उनके बेनोई ने मेरे बारे में मालूमात मुकम्मल कर ली तो अपने साले मिस्टर सातरे का साथ छोड़कर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए, क्योंकि मैं उनके ओहदे की तरक्की के लिए एक कारामद मोहरा बन सकता था। इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे बारे में सबूत मुहैया कर दिए गए और 7 इंसानों के कत्ल के सिलसिले में मुझ पर मुकदमा चला। बैंक डकैतियां साबित हो चुकी थी लेकिन कत्ल साबित नहीं हो सके थे और मुझसे पूछगछ की जा रही थी कि एक दिन वो मेरे हाथों हलाक हो गया और उसके नतीजे में मुझे खतरनाक कैदियों के साथ डाल दिया गया। बस यूं समझ लीजिए कि मुख्तलिफ मराइल से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। स्पेन के उस इलाके में भी कुछ हंगामा खेजियाँ हुई जिनके बायस मुझे आईदोश का कैदी करार दिया गया। आईदोश के बारे में कुछ अजीबो गरीब दास्तानें मशहूर हैं। सुना गया है कि ये लोग तहजीब के दायरे के भेड़िए हैं और आईदोश का ये मखसूस कैद खाना जहाँ खतरनाक कैदी रखे जाते हैं मौत का घर कहलाता है। ये भी सुना गया है कि यहाँ के मुहाफ़िज़ों ने कैदियों को कब्जे में रखने के जदीद तरीन तरीके इख्तियार कर रखे हैं और कभी कोई कैदी यहाँ से फरार होकर नहीं जा सका। इसलिए मुझे यहाँ रखा गया है। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 2.5 माह हुए हैं। यही है मेरी कहानी और मेरा ख्याल है मिस्टर असदेव की कहानी भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं। ताहम मैं इनकी कहानी सुनाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मिस्टर असदेव तुम अपनी कहानी खुद ही सुनाओगे। वासुदेव के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मध्यम लहजे में आगाज किया, मेरी मुख्तसर कहानी तुम मिस्टर अली को बता चुके हो। मिस्टर अली, मैं भी जमाने का सताया हुआ हूँ। अच्छे खासे मकबूल घराने का आदमी था। माँ मर चुकी थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ जो एक लंबा चौड़ा खानदान रखती थी मुझे बर्दाश्त ना कर सकी। माँ बाप के दबाव में था, चुनाचे वो भी मेरी खबरगिरी ना कर सका और मेरे ज़हन में इंतकामी जज्बे पैदा हो गए। मैंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद सही रास्तों को पाना तकदीर वालों का ही काम होता है। बुरे बुरे लोगों के दरमियान गिरता गया। कई खतरनाक जराइम सरजद हुए। मुल्क के बाहर निकल आया। इंग्लैंड पहुंचा, यूगोस्लाविया गया, डेनमार्क, नॉर्वे, मशरकी जर्मनी, स्वीडन और न जाने कहां कहां होता हुआ स्पेन पहुंचा। यहाँ हीरोइन की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अलबत्ता गिरफ्तारी के वक्त मैंने कई स्पेनी सिपाहियों को शदीद जख्मी कर दिया था, जिनमें से 2 हलाक हो गए और नतीजे में मुझे स्पेन ही में कैदी बन जाना पड़ा। चूंकि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, मैं किसी मुल्क का शहरी नहीं था। बेशुमार ममालिक के पासपोर्ट और शहरियत मेरे पास मौजूद थी। चुनाचे स्पेन के हुकाम फैसला न कर सके कि मुझे किस मुल्क का शहरी करार दिया जाए, इसलिए उन्होंने यही सारे फैसले कर लिए और मैं यहाँ इस कैद खाने में पहुँच गया। वासुदेव की कहानी भी खत्म हो गई तो अब मुझ पर भी फर्ज आयद हो गया था कि मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं। मैंने मुस्कुराते हुए आगाज़ कलाम किया, दोस्तों मेरे जराइम की कहानी अमेरिका से शुरू होती है। मैं सैन फ्रांसिस्को में कानून का तालिब इल्म था। नस्लन पाकिस्तानी हूँ। कुछ हालात मेरे लिए भी वासुदेव से मिलते जुलते हैं। सौतेली माँ का ही शिकार बना था लेकिन उसने मुझ पर मुजालिम नहीं ढाए थे। बस वो मुझे नापसंद करती थी, जिसके नतीजे में मेरे बाप ने मुझे गैर ममालिक भेज दिया था। मकसद यही था कि तालीम भी मुकम्मल हो जाए और मैं ज़हनी तौर पर भी किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार ना बनूं। लेकिन मेरा दीनी जज्बा जाग उठा। सैन फ्रांसिस्को के एबरन हॉल में चंद यहूदी स्कॉलरों की हर्रा सराई सुनकर मैं खुद पर काबू ना रख सका और मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बकवास का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उससे अमेरिकन यहूदी मेरी जान के दुश्मन हो गए और फिर मेरे और उनके दरमियान बाकायदा चल बनी। बमुश्किल तमाम मैं अमेरिका से निकलकर लंदन पहुंचा, लेकिन अमेरिकी यहूदी मेरे सख्त मुखालिफ थे, इसलिए कि मैंने उनके चंद पालतू गुंडों को कत्ल कर दिया था। ओलिव हावर्ड नामी एक अमेरिकी से मेरे खूब 2 हाथ हुए। बिलाकर मुख्तलिफ मराइल से गुजरता हुआ मैं उसके हाथों कैद हो ही गया। पिछले दिनों यहीं एक कैद खाने में कैद था कि कुछ दिलचस्प हालात पेश आए। उन्हें ये एहसास हुआ कि कैद खाने में चंद लोग मेरे मददगार बन गए हैं। चुनाचे उन्होंने मुझे आईदोश में मुंतकिल कर दिया। आईदोश के बारे में जैसा कि मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, मुझे मालूमात नहीं है। बहरहाल अब मैं यहाँ मौजूद हूँ। वाह, तुम्हारी कहानी तो बहुत शानदार है। हम तो जराइम पेशा लोगों की हैसियत से यहाँ आए हैं, लेकिन तुम तो एक ऐसे जुर्म की पादाश में ये सजा भुगत रहे हो जो दर हकीकत जुर्म नहीं। तुम्हारी हैसियत हमसे बड़ी हुई मिस्टर खान, रिचर्ड ने कहा। हैसियत की क्या बात है रिचर्ड, हर सूरत में मैं एक कैदी ही तो हूँ। मैंने कहा, नहीं दोस्त, हम तुम्हारा एहतराम करते हैं। रिचर्ड ने जवाब दिया। इस गुफ्तगू के बाद हम लोग खामोश हो गए।
वासुदेव किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब ये खामोशी तवील हो गई तो मैंने कहा, तुम लोग बस इसी बैरक में कैद रहते हो या बाहर के हालात का भी कोई अंदाजा रहता है? नहीं, कोई खास नहीं। 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमें बाहर निकाला जाता है और जेल के सेहन में चहलकदमी करने की इजाजत दी जाती है। फिर सूरज गुरूब होने तक हम बाहर रह सकते हैं। अलबत्ता दूसरे कैदियों से बातचीत या रब्ता कायम करने की सख्ती से ममानियत है। वैसे हमने यानी मैंने और असदीव ने कभी इन कैदियों से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनमें ज्यादातर खतरनाक लोग हैं, जो चोर उचक्के, डाकू, पेशावर कातिल, जिनके बारे में अजीब अजीब कहानियां हैं जो हम पहरेदारों की जबानी सुनते आए हैं। किसी ने 1 दर्जन कत्ल किए तो किसी ने 2 दर्जन। बहुत से खतरनाक मुजरमों को तय खानों में रखा जाता है। सुना गया है कि वो तय खाने इतने भयानक है कि कोई शख्स वहां से जिंदा बाहर नहीं निकलता। आईदोश के कैद खाने में, जैसा कि तुमने बताया है, कि इसी किस्म की आसानियां फराहम की गई हैं कि वहां खुशी से जाना पसंद किया जाए। नहीं, हरगिज नहीं। वो कैद खाना बकौल इनकी इतना मजबूत है कि वहां से निकलना आसान काम नहीं। वहाँ हजारों कैदी बैक वक्त अपनी सजाएं काट रहे हैं, लेकिन यह भी सुना गया है कि निगरानी के इंतजामात में थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आती है। पुलिस अफसरों और निगरानों को रिश्वत देकर फरार होने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि कोई मकामी आदमी साथ दे, क्योंकि स्पेनी जबान जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा रास्तों से वाकफियत के लिए भी मकामी आदमी कारआमद हो सकता है, वरना दूसरे लोग तो फौरन निगाहों में आकर दोबारा मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने और वासुदेव ने यही फैसला किया था कि आईदोश के कैद खाने में अगर रिश्वत देकर हमें निकलने का मौका मिल जाए तो हम कोशिश जरूर करेंगे। तो तुम फरार होने का इरादा रखते हो? जाहिर है डेर खान, कोई शख्स भी खुशी से जिंदगी की दिलचस्पियों से दूर रहकर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हम दोनों बज़ाहिर खुश मिजाजी से अपना वक्त काट रहे हैं, अब तक फरार की कोशिश भी कर चुके होते, लेकिन हमने अपने आप को इस ख्याल से बाज रखा और यही ठानिया कि इस ब्रांच से आईदोश के कैद खाने में पहुंचने के बाद हम वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। बाकी तो सारे खेल तकदीर के हाथ में है। अगर तुम जैसा ज़हीन साथी इसी दौरान हमें मिल जाए तो हम अपनी तादाद 2 और 3 से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैं खामोश रहा। कैद खाने में जिंदगी गुजारने का तसव्वुर तो मेरे लिए भी अजियत बख्श था। मौत को तो किसी भी लम्हे गले लगाने के लिए तैयार था, क्योंकि जिंदगी जिस मकसद के लिए वक़फ़ हो चुकी थी, इसमें जान देना तो एक लाजमी अमर था। ताहम ख्वाहिश यही थी कि जान देने से पहले इतना कुछ कर जाऊं कि दिल में कोई हसरत बाकी ना रहे। चुनाचे चंद रोज़ा जिंदगी के तवील लम्हात कैदियों की हैसियत से गुजारना मुझे भी पसंद नहीं था। जिस तरह हालात पेश आए थे उनमें अभी तक इतनी गुंजाइश नहीं निकल सकी थी कि मैं फरार का कोई मंसूबा बना सकता। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अभी मुझे कैद हुए 8 दिन हुए थे। अभी तो सिर्फ कैद खानों की दीदार ही कर रहा था। भागने का मौका इतनी जल्दी तो शायद किसी को नसीब होता। उस कैद खाने में जहां मैं पहले था, हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स मुझ तक पहुंच गया था और उसने भी फरार का ही मंसूबा पेश किया था। हालात साथ नहीं दे सके थे और मैं जो फरार होने की कोशिश के बारे में मुकम्मल मंसूबा बंदी भी नहीं कर सका था। इसके पहले ही खराबी का शिकार हो गया। रिचर्ड और वासुदेव के साथ बाकी सारा वक्त बड़ा पुरसुकून गुजरा। इन दोनों ने एक लम्हा भी मुझे दिल गिरफ्तार नहीं होने दिया। वो तरह तरह के लतीफ़े सुना रहे थे, अपने तजुर्बात बयान कर रहे थे और यूं शाम हो गई। हमें खाने पीने के लिए मुनासिब चीज़ें दी गई, जिससे अंदाज़ा होता था कि इस कैद खाने में बाकी मामलात ख्वाह कुछ भी हों, लेकिन यहाँ कैदियों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जाता, जिसका बायस इन्हें कोई शिकायत नहीं होती। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे कि बैरक का दरवाजा खुला और 3-4 मुसल्ला आदमी अंदर घुस आए। उनमें से एक ने हम तीनों को देखते हुए कहा, मिस्टर अली यार खां। मैं हूँ, क्या बात है? मैंने आगे बढ़कर कहा, हमारे साथ आओ। दूसरे आदमी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। वासुदेव और रिचर्ड के चेहरों पर हैरानी के साए रेंग गए। वासुदेव ने जल्दी से उर्दू में कहा, अली, जिस तरह भी मुमकिन हो सके हालात को कंट्रोल में रखना। हमें वक्त का इंतजार करना है। उससे पहले अगर कोई जज्बाती लग्जश होगी तो नुकसान उठा सकते हो। मैंने आंखें बंद कर ली और इन लोगों के साथ आगे बढ़ गया। बैरकों के इलाके से निकलने के बाद मैं उस जगह पहुंचा दिया गया जहां जेल के हुकाम के दफातर बने हुए थे। ये दफातर पक्की ईंटों के थे और यहाँ रोशनी का भी माकूल इंतजाम था, लेकिन इनकी साख्त बैरकों जैसी ही थी। दफातर के आगे एक अहाता था जिसमें जगह जगह दरवाजे थे। मुझे बिल्कुल दरमियानी हिस्से में ले जाया गया था। अहाते से गुजरने के बाद 3 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ी और फिर एक लंबी राहदारी आ गई। उसी राहदारी के दूसरे हिस्से पर दफातर के दरवाजे थे। इनमें अमूमन रोशनियां नजर आ रही थी। एक कमरे के दरवाजे के पास ले जाकर मुझे अंदर दाखिल कर दिया गया। लाने वाले बाहर ही रुक गए थे। अंदर मौजूद शख्स स्पेनी मालूम नहीं होता था, लेकिन उसके जिस्म पर मकामी अफसरान की ही वर्दी थी। चौड़े जबरे वाला ये शख्स चेहरे और आंखों से कीनातोज मालूम होता था। इसकी आंखों में मेरे लिए शदीद नफरत की लहर नजर आ रही थी।
होंठों पर तनफ्फुर अमेज मुस्कुराहट रक्सां थी। उसने हाथ में पकड़े हुए रोल को मेज पर दोबारा बजाया। उसकी वजह फौरी तौर पर मेरी समझ में तो ना आ सकी, लेकिन चंद लम्हों बाद मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होने की आवाज सुनी और रोल मेज पर बजाने का मकसद समझ में आ गया। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि मुझे यहाँ बुलाना बेमकसद नहीं और मुमकिन है ये सूरत हाल मेरे लिए साजगार ना हो। ताहम मैं खामोशी से उसकी मेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मेरी सूरत देखता रहा। मेज के सामने कुर्सियां पड़ी हुई थी, लेकिन इस मगरूर इंसान ने मुझे बैठने की पेशकश नहीं की। कुछ देर मुझे इसी तरह घूरते रहने के बाद उसके होंठ खुले। तुम्हारा नाम अली यार खां है? हाँ, यकीनन आपको मेरे बारे में इल्म होगा, मैंने मदम शाइस्ता लहजे में कहा। तुम्हारा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है? उसने सवाल किया। एक लम्हे के लिए मैं उलझन में पड़ गया। ये शख्स यकीनन स्पेनी था, फिर इसका ताल्लुक कहाँ से था? उसका मुझे कोई अंदाजा ना हो सका। ताहम उसके लहजे और आंखों से टपकती हुई नफरत का मुझे एहसास था कि ये जो कोई भी है तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का दुश्मन है। फिर इसने किसी कदर तमस्खराना अंदाज में कहा, तुम तंजीम के लिए क्या कारनामे अंजाम दे चुके हो? मेरे लिए खुद को काबू रखना मुश्किल हो रहा था। ताहम मैंने जितनी हद तक भी मुमकिन हो सका पुरसुकून लहजे में कहा, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता। नौजवान, तुम जानते हो कि तुम कैदी हो। मेरे इल्म में ये बात है कि तुम किस जुर्म की पादाश में यहाँ तक लाए गए हो, लेकिन आओ मुतारफ हो जाएं। मेरा नाम कोलन वाश है और मैं नस्लन यहूदी हूँ। मुझे जब इल्म हुआ कि एक ऐसा नौजवान इस कैद खाने में लाया गया है जिसका ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है, तो मुझे तुमसे मिलने का फौरन इश्तियाक पैदा हो गया। मैं तंजीम में तुम्हारे कारनामों के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। हैरत की बात है कि तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ नहीं दिया गया। तो ये बात है, तुम यहूदी हो। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मैं हर यहूदी को अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग उन गासिब कुत्तों को मुसलमानों की सरजमीन से हटाने के लिए सरगर्म है, जो अपने नहीं बल्कि अपनी अमरीकी आकाओं बल्कि यूरोप वालों की साजिश के तहत हमारे सीनों पर सांप बनकर बैठ गए हैं। और हम में से जो शख्स जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कर रहा है। मेरी इस बात पर कोलन वाश तहकीर अमेज अंदाज में बोला, जो लोग अपने घरों की हिफाजत करना नहीं जानते उन्हें घरों में रहने का कोई हक नहीं होता। इसराइल अजीम है जो फ़लस्तीनियों के सीनों पर नमूदार हुआ है। हमने अपनी ताकत से सब कुछ हासिल किया है, अपनी ताकत से नहीं किसी और की ताकत से। तारीख इस बात की गवाह है। तारीख झूठ बोलती है। ये तारीख तुम लोगों की बनाई हुई है और अब तुम सिर्फ लकीर पीट रहे हो। इसराइल वजूद में आ चुका है, इसका नामो निशान मिटाना नामुमकिन है। हम तुम्हारे सरों पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मैंने भी नफरत भरे लहजे में कहा। फ़लस्तीनी नौजवान, तुम ये भी जानते होगे कि हमारे दूसरे फ़राइज़ के अलावा एक मजहबी फ़र्ज हम पर यह भी आयद होता है कि हम जिस तरह भी मुमकिन हो सके फ़लस्तीनी बेवकूफ़ों को उनकी अहमकाना हरकतों की सज़ा दें। मैंने सुना था कि तुम आई दोष के कैद खाने की उस ब्रांच में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हो। भला ये मुझे कैसे गवारा हो सकता है? चुनाचे मैं अपने इख्तियार से काम लेकर तुम्हारे लिए कुछ मखसूस जिम्मेदारियां तलाश कर चुका हूँ। एक फ़लस्तीनी जाले से आई दोष की इस ब्रांच के लैट्रीन साफ कराना एक दिलचस्प मशगला होगा और इससे मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। यहूदी कुत्ते, तू मुझसे ये बात कर रहा है? मेरी शख्सियत को जाने बगैर मैं तेरे मुंह पर थूकता हूँ। तू क़यामत तक अपने इख्तियारात से यह नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मेरी इस हरकत का शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। गालबन आई दोष के कैद खाने में इन अफसरों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे, लेकिन वो इसका तसव्वुर भी न कर सकते थे कि कोई कैदी ख्वाह वो कितनी अहमियत का हामिल हो उनके साथ इस तरह पेश आ सकता है। या फिर यह भी मुमकिन था कि शैतान ने मुझे तैश दिलाने के लिए अपने तौर पर यह तरीक़ाकार इख्तियार किया हो ताकि इस कैद खाने के शब रोज़ मेरे लिए पुरसुकून न रहें। उसके चेहरे पर थूक देने से एक लम्हे के लिए उसका रंग बदल गया। वो अपनी कुर्सी पर हक्का बक्का बैठे मुझे देखता रह गया, पलके तक झपकाना भूल गया। दूसरे ही लम्हे उसने शीशे का भारी लैंप उठाकर मेरे सर पर दे मारा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। ज़रब इतनी शदीद थी कि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। खून की एक धार पेशानी से बहकर मेरा चेहरा तर करती हुई फर्श पर गिरी। अपना खून यूं बहता देखकर मैं होशो आवाज खो बैठा और अचानक मैंने उसकी मेज उलट दी। कुर्सियां, कागज, फाइलें, गज जो कि मेरे हाथ में जो चीज भी आई मैंने तोड़ फोड़ कर रख दी। तोड़ फोड़ का ये सिलसिला कोलन वाश के चेहरे और जिस्म पर भी जारी था। उसकी वर्दी जगह जगह से फट गई और नाक से खून की नालियां बहने लगी। मुझे ताज्जुब था कि वो जिंदा कैसे बच गया। मैंने उसका रोल उठाकर उसके जबड़े पर इतनी जोर से मारा था कि यकीनन उसके जबड़े की हड्डी ही टूट गई होगी। एक गहरा जख्म उसकी पेशानी पर भी नजर आ रहा था। धमाकों और इसकी चीखों की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी, लेकिन मैं जोश गज़ब में दीवाना हो गया था।
मुझे ये एहसास भी नहीं था कि तोड़ फोड़ और मार धाड़ की नवाजों में बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की आवाज भी शामिल थी। ये दस्तक जोरदार ज़रब में तब्दील होगी। अंदर कोलन वाशन की धाड़ने की आवाज़ें थी और बाहर दरवाजे पर धड़ाधड़ दरवाज़ा खोल लिया गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंदर आने वाले कितने आदमी थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने मुझे लातों और घुंसों पर रख लिया। मैं उनके दरमियान एक फुटबॉल की तरह उछल रहा था और वो वैसी दरिंदों की तरह मुझ पर पल पड़े थे और मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था। शायद ही मेरे बदन का कोई हिस्सा उनकी मार पीट से महफूज रहा हो। फिर एक कवि हिकल सिपाही का घुंसा मेरी गद्दी पर पड़ा और मैं धड़ाम से फर्श पर ढेर हो गया। चंद लम्हों तक ये महसूस होता रहा कि मैं गहराइयों में डूबता जा रहा हूँ। फिर ये एहसास भी गुम हो गया। अब मेरे चारों तरफ अंधेरा था, बेपाया अंधेरा जिसका मुझे एहसास भी ना रहा था। न जाने कब होश आया। तारीकी इसी तरह मेरे इतराफ में फैली हुई थी। बदन का कोई भी जोड़ ऐसा नहीं था जो दुख न रहा हो। बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर फेर कर देखा और अपनी चोटों का अंदाजा लगाने लगा। ये पता ना चलता था कि किस जगह चोटें नहीं आई। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था, सर चकरा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं बुलंदी से नीचे गिरता जा रहा हूँ। हल्क से बुलंद होने वाली चीखें ना रोक सका और इन चीखों के जवाब में कुछ फासले पर दबी दबी हंसी और कैकों की आवाजें सुनाई दी। शायद वो कैद खाने के सिपाही थे जिन्होंने मेरी मुरम्मत के फराइज अदा करने में भरपूर हिस्सा लिया था। बहुत जल्द ये हकीकत वादे होगी कि मुझे तारीख और भयानक तय खानों में से किसी एक में फेंक दिया गया है, जिनका जिक्र मैं सुन चुका था। और ये मकरू आवाजें उन्हीं मुजरमों की थी जो यहाँ बंद किए गए थे। इन्हीं संग दिलों के कहके हथौड़े बनकर मेरे ज़हन पर देर तक बरसते रहे। चकराते हुए सर को मुश्किल संभाल कर मैंने गुजरते हुए वाकयात का तजजिया किया और मुझे कोलन वाश याद आ गया, जिसने मुझे गुस्सा दिलाकर इस तय खाने तक पहुंचाया था। मेरे कुचले हुए दिलो दिमाग में मुसरत की एक लहर दौड़ गई। अगर उस शख्स ने साजिश के तौर पर एक फलस्तीनी को आईदोश के कैद खाने में पाकर उसे अजियत देने का प्लान बनाया था, तो उसके नतीजे में खुद उसे भी अपनी जिंदगी के बदतरीन लम्हात से दो चार होना पड़ा था। मुझे यकीन था कि इस मुलाकात को वो अरसा दराज तक फरामोश नहीं कर सकेगा, बल्कि शायद जिंदगी भर फरामोश न कर सके। मेरे छोड़े हुए कुछ नखूश उसके लिए दायमी बन गए थे। अब उसके नतीजे में मुझे किसी भी कैफियत से गुजरना पड़े, ये बात की बात थी।